तो केमिकल बॉन्डिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बतलाता है जी? लिखो, इट एक्सप्लेन्स द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की हम ज्योमेट्री निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक मॉलिक्यूल को मैं ले लेता हूँ CH4, ये आप जानते हो है ना। तो 10th क्लास तक कुछ इस तरह का बनाया जाता था CH4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। बट कोशिश ये किया जाता है कि मॉलिक्यूल का वो स्ट्रक्चर बनाए जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में रहे। स्टेबल स्टेट यानी कि इन बॉन्डिंग के में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? देखो ये पास पास जाएंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे रिपल्सन कम होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जो रिपल्सन है वो कम से कम हो, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा से। और ये कब पॉसिबल है? जब इनका डिस्टेंस मैक्सिमम हो। जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसको रख सकते हैं उतनी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बाद में आप पढ़े होंगे हाइब्रिडेशन का कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है और इस केस में एंगल, यहाँ एंगल कितना है जी? 90 डिग्री, यहाँ पे 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरह के स्टेट, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि मॉलिक्यूल को ज्यादा से ज्यादा दूर रखें। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 का स्ट्रक्चर ऐसे तुम्हें पता है क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 180 डिग्री। अगर मान लो हम ऐसा स्ट्रक्चर बना दे तब भी तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 ही इलेक्ट्रॉन है। बट ये क्या सही होगा? नहीं। तो गलत है। तो क्यों गलत है ये बताइए? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस 90 डिग्री है, रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए स्ट्रक्चर को सही नहीं मानेंगे। सही स्ट्रक्चर कौन होगा? ये, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। देखो एंगल में डिस्टेंस मिल रहा है, 180 डिग्री एंगल है। तो मतलब यही है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम इस तरह से डिसाइड करते हैं, एटम्स को इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि उनमें डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो। डिस्टेंस ज्यादा मतलब एंगल से ज्यादा हो। इससे क्या होगा? रिपल्सन कम से कम होगा और स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। उस केस में स्टेबिलिटी क्या? 3 हाइड्रोजन? अच्छा ये सराउंडिंग एटम है। हाँ पास नहीं है एक्चुअली, आप बाद में पढ़ोगे। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशन का मतलब कार्बन इस बोर्ड पे है, ठीक है, और 2 इस प्लेन पे है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, और एक क्या है? अबव ऑफ द प्लेन है और एक इनसाइड द प्लेन है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल बना रहे इसलिए ऐसा लग रहा है। इन सब के बीच में एंगल उतना ही है बस में, हर एंगल उतना ही है, ठीक है। और कोई दिक्कत? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा एक बात और नोटिस करना दिमाग में कि जब भी मॉलिक्यूल हम ड्रॉ करते हैं तो एक होता है मेरा सेंट्रल एटम, जो बता दिया है कि जो संख्या में कम रहे वो सेंट्रल एटम। अब बाकी कौन होंगे? सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम को हम C से रिप्रेजेंट करते चलेंगे। और दूसरी बात, 2 बात आपको पता होगी कि S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक, यानी एक ही भर सकते हैं। P में 3 होते हैं, इसका भी यूज करेंगे, और D में 5 होते हैं टोटल, ठीक है। तो इनका भी हम यूज आज करेंगे। तो हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन की। पहले लिस्ट पे आते हैं कि हाइब्रिडेशन में क्या क्या संभव है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। लिखिए आप लोग, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। जैसे H की वैल्यू 2 होगी, H की वैल्यू 3 होगी, है ना। तो जब H की वैल्यू 2 होगी तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मॉलिक्यूल का, और उसके लिए फिर उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। मतलब एग्जांपल लेके हम ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे। तो आप बोल दो उसको ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। बनाते जाइए टेबल। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल आपका बड़ा होना चाहिए, बाकी सब छोटा। ये सब बॉक्स लाइन जो आप बनाओगे स्मॉलर बना लेना। जैसे H की वैल्यू 2 है तो बताइए हमें कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत है? 2। तो एक S से लेंगे और एक P से लेंगे, तो sp हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। उसी तरह H की वैल्यू मान लो 3 है तो क्या बोलेंगे? बोलो, S से 1 और P से 2, तो हो गया 1 + 2 3। हालांकि 1 को लिखते नहीं इसलिए sp2 लिखते हैं। खैर अगर आप ही बताओ H की वैल्यू 4 है तो बोलते नहीं हो, बताओ sp3। इस तरह से हाइब्रिडेशन डिसाइड कर सकते हैं ना। अब आइए इनकी ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो सुनिए, जब H की वैल्यू 2 होगी तो इस केस में ज्योमेट्री कैसा होगा? तो मैंने पहले ही बोला हर मॉलिक्यूल के अंदर एक होता है सेंट्रल एटम जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है।
C फॉर सेंट्रल एटम, ना कि कार्बन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे इसके सराउंडिंग में दो एटम ऐसे होंगे, ये बताइए ये शेप आपको कैसा दिख रहा है? एक लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको लीनियर बोलेंगे। और इसके बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। और जब तीन मॉलिक्यूल होंगे तो सराउंडिंग में तीन लोग होंगे। किसके सराउंडिंग में? सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में तीन लोग होंगे। और ये तीन वर्टेक्स को अगर आप मिलाइएगा तो ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, नहीं करेगा? ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, इस स्ट्रक्चर को। अभी हम सबके लिए एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? पहले ये लिस्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए, तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। और H की वैल्यू 4 होगी, तब बताइए सेंट्रल एटम तो एक ही होगा, लेकिन सराउंडिंग एटम कितने होंगे? आप ही बताओ। 4 होंगे, एक ऊपर एक ये, इस तरह से 4 होंगे। और इस ज्योमेट्री, इसको क्या कहते हैं आपको पता ही है? टेट्राहेड्रल कहते हैं। और इसके बीच में एंगल पता है ना कितना? 109.5 डिग्री, 109। ये सब कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना एंगल। अच्छा, इसमें एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। भाई टोटल एंगल 360 और तीन पार्ट में बांट दिया, तो 120 होगा ना। और इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो टेट्राहेड्रल होता है। जितने भी कार्बन और उसके कंपाउंड से उसके स्ट्रक्चर इस तरह से आएंगे, कार्बन के, ठीक है? तो बताइए 5 होगा, पांचवा वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा बताइए इस केस में? चलिए ये आप बताइएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा। पहले इतना लिख लीजिए आप लोग। अब डी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? डी भी लाएंगे, sp3d1, ठीक है? और देखिए 5 है। एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ना ये बनेगा एक ऐसा ट्रायंगल ही, और एक टॉप और एक बॉटम बनाते हैं, ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है, सेंट्रल एटम है, उसके सराउंडिंग 1 2 3 ट्रायंगल बन गया, और एक टॉप और एक बॉटम। तो इसको बोलते हैं, पता है आप लोगों को? बोलिए, बोला था देख के आने के लिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सो शॉर्ट में हम ना टीबीपी भी बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो ऐसा नाम क्यों रखा है इन्होंने? देखो सेंट्रल एटम है, सराउंडिंग एटम, ये आपका टॉप एंड बॉटम। अगर इसको एक मिलाएंगे ऐसा, ये कैसा दिख रहा है? पिरामिड की तरह दिख रहा है। और इसको भी मिलाएंगे तो एक और पिरामिड, तो दो पिरामिड दिखा ना, इसलिए वाई वर्ड यूज किया, और पिरामिडल, ठीक है? और एक ट्रायंगल तो पहले से ही दिख रहा है, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसमें देखो दो तरह के एंगल बनते हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर ज्यादा पूछता है तो यही पूछता है, ठीक है? देखो होता क्या है, यहां से यहां तक का एंगल आपको पता है, और इस एंगल को ना इन्होंने इक्वेटोरियल एंगल बोला है। कौन सा एंगल? इक्वेटोरियल एंगल। और ये कितना होगा बताइए आप लोग? 120। और ये वाला ना परपेंडिकुलर है, जिसको ना इन्होंने एक्सियल एंगल बोला, और इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्सियल एंगल, इसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? तो ये दोनों बातें लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। और H की वैल्यू जब 6 होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। अब D की भी जरूरत पड़ेगी, और दो लोग, दो ऑर्बिटल की, क्योंकि 4 2 6। और नेक्स्ट इसका ज्योमेट्री कैसा बनेगा? तो देखो आपको एक टॉप बॉटम तो रखना ही है, तो दो तो उधर चले गए, तो अब 4 का चाहिए। और 4 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? स्क्वायर। स्क्वायर होते हैं ना 4 के, ये देखिए स्क्वायर। और ये मेरा सेंट्रल एटम है, 4 मिल गए, और एक टॉप और एक बॉटम। इसको जब ऐसे मिलाइएगा तो एक पिरामिड, इसको मिलाइएगा तो दूसरा पिरामिड। तो इसका नाम क्या बोलेंगे आप ही लोग बताइए? स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसको शॉर्ट में आप SBP बोल सकते हो, ठीक है? अच्छा, इसका एक और नाम है जो बहुत यूज होता है, ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। बोलिए कोई दिक्कत? सबके लिए एक एग्जांपल अभी हम देखेंगे। पहले आप तो ज्योमेट्री लिख लीजिए सबका, और लास्ट यहीं तक आपके सिलेबस में 7। बताइए क्या आएगा? sp3d3। और इस केस में आप क्या बनाओगे? एक टॉप बॉटम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो एक पेंटागोनल बना लेते हैं, सेंट्रल एटम से मिला है। 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए, दो बचे। दो कौन कौन जो बचते हो क्या क्या है आपका? एक टॉप और एक बॉटम। इसका एक पिरामिड इधर, एक पिरामिड इधर, तो इसका नाम क्या बोलेंगे? बोलिए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म आप बोल लेना।
PBP, शॉर्ट फॉर्म भी चाहो तो लिख लो PBP। कोई डाउट? अच्छा, इसमें एंगल्स पूछेगा, बता सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि सारे एंगल्स कितने होंगे 90। आप जानते हो कि स्क्वायर का जो डायगोनल इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, कितने एंगल पे कट करता है 90 डिग्री। ये जो परपेंडिकुलर है वो भी 90। तो एंगल बताने की जरूरत नहीं, सारे एंगल 90 है, कहीं भी किसी भी एटम को रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें भी ये 90 डिग्री, और जो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा वो कितना होगा, क्योंकि 5 है और टोटल एंगल कितना होता है 360, तो 360 डिवाइडेड बाई 5 72 डिग्री। ठीक है, बट इनका ज्यादा सवाल आता नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए दो ही है 5 और 6, ये खूब पूछते हैं। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सबके लिए, आप इसको यहां तक लिख लो पहले। जिसकी वैलेंसी 1 हो, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अब हम सबसे पहले H की वैल्यू कैसे निकालेंगे, H निकालेंगे तो हाइब्रिडेशन भी बता सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री भी बता सकते हैं। तो H की वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है हाफ S प्लस बी माइनस क्यू। S क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने बोला ना, दो तरह के एटम मिलेंगे, एक सेंट्रल में और एक बाकी सब सराउंडिंग। तो S फॉर सराउंडिंग एटम्स। लेकिन कौन से सराउंडिंग एटम्स? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो। और आपको पता है वैलेंसी 1 किसकी किसकी होती है, नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूँ कि मेटल्स की नहीं। हाइड्रोजन की 1 होती है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है ना सब सारे ग्रुप 17 वाले सब की वैलेंसी 1, और हाइड्रोजन का वैलेंसी तो आपको याद हो रहता ही है, 1 होता है। तो ये है मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम्स। क्या मैं पूछूं ऑक्सीजन होगा इसमें? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो उसको मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम में काउंट नहीं करेंगे, एस में उसको काउंट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो इस बात को रिपीट करेंगे वहां पे। ठीक है, चलिए भी बताइए, भी क्या होता है जी? वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वी फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसका? सराउंडिंग की बात होगी या सेंट्रल की बात होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और क्यू क्या है? चार्ज, मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है, चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पे जो चार्ज उपस्थित होगा उसी को बोलेंगे क्यू। कोई डाउट नहीं? तो चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, सबके लिए मैं स्ट्रक्चर पे एक एक बताता हूं आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, BeCl2, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2। तो सबसे पहले H की वैल्यू निकालेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स क्या लिखेंगे, हाफ S प्लस बी माइनस क्यू। ये तो ऊपर लिखा हुआ ही है तो मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ। ठीक है, आप बताओ इसमें सेंट्रल एटम डिसाइड कर सकते हो ना, कौन? जो लेस इन नंबर है B, क्योंकि एक ही है, तो B मेरा सेंट्रल एटम हो गया। तो सराउंडिंग कौन? Cl। कितने सराउंडिंग एटम है? 2। दोनों काउंट करेंगे यस या नो? कर सकते हैं, क्योंकि इसका दोनों क्या है, मोनोवैलेंट, दोनों की वैलेंसी कितनी होगी 1, तो हमारा 2 आ गया सराउंडिंग एटम्स। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का याद है आप लोग को, सॉरी बेरिलियम का याद है, कितना होगा जी? 2 2 2 ना होगा? ठीक, चार्ज तो है नहीं, 0 है, तो 0 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा 2। तो sp, और sp का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे, सेंटर में रखोगे, देखो वहां पे लीनियर है, सेंटर में रखेंगे बेरिलियम और सराउंडिंग में किसको रखेंगे, क्लोरीन, बन गया स्ट्रक्चर। ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, BCl3 बोरॉन। इसका आप फाइंड कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन एंड देन ड्रॉ द ज्योमेट्री। BCl3 हाफ, बताते जाइए, जो आप बनाए हो बना लो, नहीं बनाए तो ट्राई करो। S की वैल्यू कितनी, पहले तो सराउंडिंग एटम डिसाइड, सेंट्रल एटम डिसाइड करते हैं। सेंट्रल कौन? बोरॉन, क्योंकि कम इन संख्या में जो कम हो, लेस इन नंबर, एक है। और क्लोरीन कौन होंगे, सराउंडिंग्स। क्या क्लोरीन सराउंडिंग एटम में काउंट करेंगे यस या नो? इसकी वैलेंसी 1 होती है, सब काउंट करेंगे, तो सराउंडिंग एटम कितने हो जाएंगे 3। अब बताइए सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, बोरॉन का पता है ना जी, 5 होता है, तो 2 3 ऐसे लिख सकते हो, तो यानी 3 होगा, और कोई चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल पे, तो कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3। तो क्या लिखेंगे हाइब्रिडेशन, sp2। और sp2 का आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हो, क्या जानते हो, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल क्या, प्लेनर। अब बना लीजिए ट्राइगोनल प्लेनर, आता है ना बनाने, है ना। एक ट्रायंगल बनाओ, सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लो, ट्राइगोनल नाम में ही दिख रहा है। अच्छा, सेंटर में किसको रखेंगे, बोरॉन को रखेंगे, सराउंडिंग में किसको रखेंगे, क्लोरीन। सराउंडिंग में 3 एटम्स क्लोरीन है, तीनों जगह रख दीजिए, और ये तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल की तरह नहीं दिख रहा है, इसीलिए ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट
CH4 जो आपको बताया था, इसका तो स्ट्रक्चर आप लोग फैमिलियर हो, जानते ही हो। हाफ S की वैल्यू कितना लेंगे? सेंट्रल एटम कौन? कार्बन। तो सराउंडिंग एटम कौन? हाइड्रोजन। और सारे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होते हैं, वैलेंसी 1 होती है, तो 4। और बताइए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ना सबको, कितना? 4 और -0, तो क्या आ जाएगा? 4। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल तो ड्रॉ किया हुआ है ही, उसी को ड्रॉ कर दीजिए। सेंटर में कौन? कार्बन। सराउंडिंग एटम कौन? हाइड्रोजन। तो ये आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसी तरह से आपको कोई ड्रॉ करने दे दे कि CCl4 ड्रॉ करो, तो बोलो इसका क्या आएगा? डायरेक्ट बताओ तो, ड्रॉ करने की जरूरत है? टेट्राहेड्रल ही आएगा। और SiCl4 ये सब क्या आएंगे? Si4 ये सब क्या आएंगे? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये आपका होमवर्क है, घर पे ट्राई कीजिएगा, ये सब बना सकते हो आप लोग, सब बनेगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, घर पे ट्राई कीजिएगा ये सब। नेक्स्ट चलिए 5 नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट कौन है? ये वाला। तो इसके लिए बात करते हैं, आप लिखिए PCl5। PCl5 निकालिए H की वैल्यू। और अब आप ट्राई करो, होमवर्क लिख लेना जी, जो है वो बनाना घर पे। हाँ जी, देखिए हाफ S का वैल्यू, सराउंडिंग एटम क्लोरीन है तो 5, और सेंट्रल एटम फास्फोरस है, तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे 285। ऐसे लिख चाहो तो लिख लो, 15 नंबर पे है 285। 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 इसके एटॉमिक नंबर होते हैं, तो 5 कोई चार्ज है नहीं, तो क्या आ जाएगा काटने के बाद? 5। तो sp3d1 ये आएगा। और इस केस में ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बनाना आसान है, आप एक काम कीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए। सबसे पहले ट्रायंगल बना लिया, सेंटर में किसको रखना है? फास्फोरस। सेंट्रल एटम ने डिसाइड कर लिया है फास्फोरस है, और इसको मीट कीजिए तीनों जगह से, और 2 आप जानते हो, एक टॉप और एक बॉटम, और सब जगह किसको रखोगे? सिलोइन को। तो ये बन गया स्ट्रक्चर किसका? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कोई दिक्कत? अगर आप इसके लिए क्वेश्चन होमवर्क में मांगोगे तो जितने ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स हैं ना, सब यही बनाएंगे। ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स याद है? जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, और कौन होता है जी? जैसे PF5 कोई बोले ड्रॉ करने के लिए, तो क्या बनेगा? सेम आएगा। अब देखना, घर पे ट्राई करना। और AS आर्सेनिक इसी ग्रुप का होता है, तो AsF5 बोले चाहे AsCl5 बोले, इन सब का क्या बनेगा? यही स्ट्रक्चर आएगा, क्या? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये सब आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 होता है, ये भी 5 और ये भी 5, काट के 5 ही आएगा, आप से डिवाइड करोगे तो। ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर। होमवर्क लिखते जाना सब, ठीक है, और घर पे प्रैक्टिस करना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन आएगा जी? 6 के लिए आपको देता हूं मैं क्वेश्चन, SF6। ये ट्राई करो, SF6, और फाइंड करो इसका हाइब्रिडेशन H की वैल्यू। देखिए इस केस में हाफ S की वैल्यू, पहले तो सराउंडिंग सेंट्रल एटम डिसाइड करो। सेंट्रल कौन? सल्फर। सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहो तो निकाल लो, 286 6 होता है। चलिए सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? तो 6 फ्लोरीन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सेंट्रल एटम का? सल्फर का 6, और कोई चार्ज नहीं है तो 6, और क्या आएगा? sp3d2। अब बताओ इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, आपको पता ही है, ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हैं या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल। दूसरा नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना ये नाम बहुत चलता है, ऑक्टाहेड्रल, ज्यादा ऑक्टाहेड्रल नाम से पूछता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। चलिए ड्रॉ करना आसान है, क्या करोगे? एक स्क्वायर बनाओगे, सेंटर में किसको रखोगे? सल्फर को। सल्फर इज द सेंट्रल एटम। सराउंडिंग में कौन? क्लोरीन। फ्लोरीन है यहाँ पे, तो हम 6 फ्लोरीन लगा देते हैं, ये बन गया, ठीक है। और आपको और क्वेश्चन चाहिए तो भाई SCl6 ये भी आएगा, और इसी ग्रुप के जितने एलिमेंट्स है वो यही बनाएंगे, जैसे कि Te होता है, हालांकि इसे पूछता नहीं है इतना, तो रहने दो, एक क्वेश्चन और कर लेना। Sl6 ये भी हम बता दिए कि इसका भी यही ज्योमेट्री आएगा, ऑक्टाहेड्रल, आप निकालिएगा घर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला पेंटागोनल बाइपिरामिडल के लिए करते हैं। IF7
फाइंड कीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। देखिए चेक कीजिए 7 आ रहा है। देखिए आप जानते हो सेंट्रल एटम तो आयोडीन होगा, ठीक है, क्योंकि एक है, और सराउंडिंग एटम कौन होंगे, फ्लोरीन, क्योंकि 7 है। तो सराउंडिंग एटम ने 7 ले लिया, और आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो को पता होगा, ग्रुप 17 वाले का सबका कितना होता है, 7, तो 7 लिख लिया, तो ये आया 7। और हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d3, और इस केस में स्ट्रक्चर कैसा होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो सबसे पहले आप एक पेंटागोनल बनाइए और सेंटर में रख दीजिए किसको, आयोडीन को, सारे 5 पॉइंट मिला लीजिए, और 2 पॉइंट फिक्स होता है, कौन कौन जी, टॉप और बॉटम, ठीक है। और सब जगह क्या फिल कर देंगे, फ्लोरीन, 7 है पॉइंट, 7 जगह फिल कर दीजिए, तो ये हो गया 7 फ्लोरीन सराउंडिंग एटम और आयोडीन सेंट्रल एटम। सबका सही है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको समझ में आया कि हाइब्रिडेशन क्या बतलाता है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन एक बात नोटिस कीजिए कि हाइब्रिडेशन कब बतलाता है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और कब इसकी बात सही होती है। अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए इन सब में एक चीज नोटिस किए होंगे, सब बॉन्ड पेयर आ रहा है, कहीं लोन पेयर आया नहीं ना आया, यानी कि हाइब्रिडेशन वैलिड है जब मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर केवल क्या प्रेजेंट हो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो इस बात को नोट करके लिखो। हाइब्रिडाइजेशन इज वैलिड, hybridization is valid, hybridization is valid when compound contains only, when compounds, जो compounds है या molecules हैं, compounds contain only bond pair of electron, bond pair of electron। क्योंकि आप पढ़ोगे तो आप डेफिनेशन देखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट भी क्यों यूज किया, भविष्यवाणी कर रहे हैं जी, जैसे बारिश कल होगी कि नहीं होगी, ये भी भविष्यवाणी मौसम विभाग वाले करते रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अब हो गई तो सही है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो कंपाउंड्स कंटेन ओनली बॉन्ड पेयर, तो अगर केवल बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे देखिए सब जगह बॉन्ड पेयर है, तो हाइब्रिडेशन जो बोला बिल्कुल सही होगा। लेकिन लोन पेयर अगर हो गया बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर, तो थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा एक्चुअल शेप में चेंज आएगा। तो चेंज क्या आएगा, इसी के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नाम है बड़ा सा है, कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं इसमें, बहुत छोटा सा है, VSEPRT, ठीक है। ये क्या बतलाता है जी, ये बतलाता है एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल, एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो लिखिए इसके बारे में, इट गिव्स द, या इट एक्सप्लेन्स द, क्या बतला रहा है, इट एक्सप्लेन्स द एक्चुअल शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। जो हाइब्रिडेशन बताया उसके अलावा जो एक्चुअल शेप आएंगे उसको हम बात करेंगे इसमें। और इसमें मॉलिक्यूल्स ये कब अप्लीकेबल है, जब मॉलिक्यूल के अंदर इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो, ठीक है। तो इसके चाहो तो एक नोट लिख लो, 2 नोट यहां लिखेंगे, तो लिखिए फर्स्ट नोट, फर्स्ट नोट में क्या लिखोगे, कंपाउंड्स कंटेन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोथ, लिख लीजिए मॉलिक्यूल्स कंटेन, इसके केस में मॉलिक्यूल्स कंटेन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड, दोनों रहेंगे, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल कंटेन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात, रिपल्सन का ऑर्डर क्या होगा, रिपल्सन, ये ऑब्जेक्टिव में जेईई मेन में 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। रिपल्सन बताइए 2 चीजों के बीच में हो सकता है। देखिए
या तो बॉन्ड में हो सकता है या लोन पेयर के साथ हो सकता है, ठीक है। तो दो तरह पॉसिबिलिटी बनती है, लोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। मैं पूछूं सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका होगा इस केस में, बताइए। ऑफकोर्स लोन पेयर का होगा, लोन पेयर फ्री है, वो ज्यादा रिपल्सन कर सकता है। बॉन्ड बंधे होते हैं, आप बताइए एक बॉन्ड बंधा हुआ एक बंध, तो ये यहीं से ना रिपेल कर पाएगा जी, इतना यहाँ थोड़ा इसके आगे बढ़ेगा। लेकिन लोन पेयर फ्री है तो ये थोड़ा सा इधर भी आके रिपेल कर सकता है। यानी सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका होता है, लोन पेयर का, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, उसके बाद सबसे कम किसका होता है, बॉन्ड पेयर का। तो ये आप इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम में पूछा हुआ है, दो बार जेईई मेन में आया था ये ऑर्डर अरेंज करने के लिए, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको, तो अरेंज करने आता है। वो ठीक है, देखो हाफ एस की वैल्यू क्या लोगे, सेंट्रल एटम डिसाइड है कार्बन, सराउंडिंग एटम कौन, ऑक्सीजन। एस क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, मोनोवैलेंट ना कि डाइवैलेंट। ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट, तो इसको काउंट करेंगे नहीं, इसके अलावा और कोई मोनोवैलेंट है नहीं, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और सराउंडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना, -0, कितना आ जाएगा, 2 कैसा हो जाएगा, sp। और आपको जब पता है ना कि ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि sp कैसा होता है जी, लीनियर, तो ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने ऑक्सीजन का भी करवा दिया, क्योंकि आगे हम ऑक्सीजन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अभी तक नहीं लिए थे, इसीलिए हम मोनोवैलेंट में लिस्ट ही लिखा दिए कि 5 को मिलेगा जी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो याद रहता है, एक हाइड्रोजन, और एक आपको ऑक्सीजन मिलेगा जो कि कंफ्यूज करेगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कैसा है, डाई वैलेंट, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। अब आइए हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इस पे कि लोन पेयर कब आता है। तो एच की वैल्यू जब 3 लीजिएगा तो बताइए हाइब्रिडेशन क्या, ज्योमेट्री कैसा, ट्राइगोनल, ये तो बात पता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो इसमें बस एक ही केस होता है, इसमें लिखो फर्स्ट केस, कि जब तीनों बॉन्ड पेयर रहेंगे, तीनों बॉन्ड पेयर नहीं बनाए थे अभी BCl3, तीनों बॉन्ड पेयर रहेंगे तब तो ट्राइगोनल होंगे। लेकिन इस बार ना बॉन्ड पेयर 2 ही रखते हैं, तो एक बॉन्ड खाली नहीं हो गया तो वो कौन होगा, लोन पेयर। तो एक 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब इसके लिए हम कोई ज्योमेट्री देखते हैं, तो जैसे मान लो आपको दे दिया गया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SO2 का क्या निकालेंगे, बोलिए, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडेशन निकालने का रूल पता है, तो जल्दी से निकालो तो तुम ही लोग, क्या आएगा, अरे लिखा हुआ तो sp, ठीक। देखिए सेंट्रल एटम इसमें कौन लग रहा है आपको, सल्फर, सराउंडिंग कितने हैं, ऑक्सीजन है, लेकिन इसको काउंट करेंगे यस या नो, नहीं, तो 0 आ गया, प्लस सल्फर का 6 होता है -0, कितना आ गया, 3, sp2 आ गया ऊपर वाला, ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो गया ज्योमेट्री। अब हम देखते हैं अगर खाली बॉन्ड पेयर रहा तब तो ही सही है, लोन पेयर रहा तो क्या होगा। तो चलिए सल्फर लिया आपने, आप एक काम करो ना, आप ऐसे बना लो, एक ट्रायंगल तो बना ही लो, सल्फर लिया और इससे किसको जोड़ोगे, ऑक्सीजन को, भाई ऑक्सीजन 2 तरफ जोड़ दिया, एक तरफ तो नहीं बचा, एक तरफ नहीं बचा तो यहाँ पे इस तरह से कुछ जोड़ेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब बताओ इधर क्या जोड़े, इधर कुछ नहीं है तो लोन पेयर ना होगा जी, खाली है तो कौन होगा, लोन पेयर। ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसे अच्छे से दिखे तो ऐसा दिख रहा है, इधर वाला बॉन्ड तो काउंट नहीं हुआ। अच्छा सुनिए, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो लोन पेयर है, जो भाग नहीं लिया उसको मत गिनिए स्ट्रक्चर में, ठीक, इसको ढक दीजिए। अभी कैसा दिख रहा है, केवल बॉन्ड को देखिए तो ये एंगुलर नहीं दिख रहा है, ये बॉन्ड को अगर काउंट करें तो ऐसा दिख रहा है, एंगुलर या बेंड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, मुड़ा हुआ है ना थोड़ा, तो इसलिए एंगुलर या बेंड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो लिख लीजिए एंगुलर या फिर बेंड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना। अच्छा कोई बोलेगा ये देखो जी ऐसा काहे नहीं संभव है, ऐसा करने में क्या दिक्कत था, तो दिक्कत ये है बाबू कि देखिए ये आपका लोन पेयर कैसा है, फ्री है, फ्री टू मूव है, अभी थोड़ा इधरों घूम जाएगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, और जब इधर ही शिफ्ट होगा तो इसको पास जाएगा तो क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा नहीं होगा। तो अगर कोई आपको धक्का दे रहा है मान लीजिए सीट पे, तो आप क्या करते हो,
थोड़ा सा शिफ्ट उसे दूरी बना लेते हो, तो उसे ये दूरी बना लिया, थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, इधर मुड़ गया, और ये वाला भी इधर मुड़ गया, इसीलिए इस स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बेंड, कहते हैं मुड़ गया थोड़ा स्ट्रक्चर, या फिर एंगुलर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये रहेगा तो स्टेबिलिटी कम रहेगी। आया बात समझ में? तो लोन पेयर से रिपल्सन कम करने के लिए ये अपने आप स्ट्रक्चर को थोड़ा मोड़ लेता है या एंगुलर शेप में आ जाता है, और इससे फायदा क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। अभी लोग ट्रेन बस में ट्रेवल करते हो, कोई धक्का दे रहा है भैया घसको घसको, तो उसे थोड़ा दूरी बना लेते हैं, थोड़ा हम शिफ्ट हो जाते हैं, यही नहीं करते? तो ये भी बेचारा अपने आप को शिफ्ट कर लिया, किस लिए? टू गेन स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ये है, तो देखिए ये समझ में आ गया ना कि लोन पेयर आए तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो बोला हाइब्रिडेशन ड्रॉ करो, लोन पेयर को ढक दो, और स्ट्रक्चर को देखो कैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये आपको कैसा दिख रहा है, एंगुलर या बेंड, तो एंगुलर या बेंड शेप कहेंगे, ठीक है। ये माने तो लिखो, नहीं तो छोड़ दो, ये आपका डायरेक्ट लिखा हुआ, ये समझने के लिए आपके। सब वैल्यू पुट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट हमने नेक्स्ट हाइब्रिडेशन H4, तो sp3 टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड पेयर होंगे तब ये एक्चुअल से टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन जब आपका हम बॉन्ड पेयर एक घटा दिए, 3 कर दिए, और एक लोन पेयर, उसके लिए एग्जांपल NH3 लिए, और आप इसको अगर इसका हाइब्रिडेशन फाइंड करोगे तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, सराउंडिंग 3 है, क्योंकि तीनों मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन का होता है ना वैलेंसी 1। और बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे नाइट्रोजन के, 5। कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो 4 आएगा, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3। तो हाइब्रिडेशन तो वही है, ठीक है, बस चेंज क्या होगा, स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्चुअल शेप, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे, एक्चुअल शेप, तो पूछेगा एक्चुअल शेप ऑफ NH3, चलिए ड्रॉ करते हैं। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, और टेट्राहेड्रल ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, ऐसा ही टेट्राहेड्रल बनता है। अब बताइए कि 3 हाइड्रोजन है, तो एक तरफ ड्रॉ कर लो, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, लोन पेयर। लोन पेयर को काउंट करते नहीं है, इग्नोर करो, मन करे तो ऐसे ही लिख लो, वो लाइन भी मत खींचो, है ना, तो ये हटा दो। तो ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, याद है आप लोगों से? ऐसे इसको मिलाओ कुछ, तो ये पिरामिड की तरह दिख रहा है, इस तरह मिलाया तो ये एक पिरामिड की तरह दिख रहा है, तो NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पिरामिडल। तो इसका एक्चुअल शेप कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, पिरामिडल। अच्छा पिरामिडल इसका क्या है, एक्चुअल शेप। लेकिन NH3 का कोई पूछेगा ज्योमेट्री कैसा है, तो क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 टेट्राहेड्रल होता है। sp3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है बाबू। लेकिन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ NH3, तो आप क्या बोलोगे, एक्चुअल शेप ऑफ NH3 इज पिरामिडल। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए इसमें तो आप ड्रॉ करो, एक और देता हूं। मान लो आपको दिया PCl3, ट्राई करो तो इसको ड्रॉ करने का, PCl3 का क्या आता है। देखिए इसके लिए बनाइएगा, सेंट्रल एटम फास्फोरस है, ऑफ S की वैल्यू कितना लेंगे, 3, और सेंट्रल एटम 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 0, क्या आ जाएगा जी, 4 sp3। तो आप जानते हो ज्योमेट्री कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल बना लो, कोई दिक्कत। और क्लोन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन लगा दीजिए यहाँ पे। और यहाँ क्या होगा, लोन पेयर। लोन पेयर को आप क्या करते हो, हाइड कर देते हो, ये भाग नहीं लिया तो नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, हटा दीजिए। तो ये कैसा दिख रहा है, पिरामिडल शेप। तो एक्चुअल शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल क्या होगा, पिरामिडल शेप, ठीक है। तो इसी तरह से तुमको PH3 बोलेगा, ये सब ना पिरामिडल आएगा। ASH3 बोलेगा, ये भी पिरामिडल आएगा। ASCl3 बोलेगा, ये सब कैसा आएगा, पिरामिडल। आपको मन है तो लिख लीजिए घर पे प्रैक्टिस के लिए, इनको निकालते रहिएगा, ठीक है, सबका पिरामिडल आएगा। चलिए फर्स्ट केस में हमने क्या किया, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। अब मैं और बॉन्ड पेयर को घटाता हूं। मैंने किया आपको सेकंड केस दिया कि इस बार ना मैं बोल रहा हूं कि 2 ही बॉन्ड पेयर रखता हूं, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 2 लोन पेयर। और इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, H2O वाटर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मिला, बोला क्वेश्चन में फाइंड द एक्चुअल शेप ऑफ वाटर, तो सबसे पहले आप वाटर का क्या निकालोगे, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री किसकी मदद से निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ही निकालना होगा, किसका, वाटर का। और फॉर्मूला आपको पता है, निकालिए हाइब्रिडेशन वाटर का, और बताइए कि हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है वाटर का। हाँ देखिए, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, क्योंकि संख्या में कम है, लेस इन नंबर है,
और सराउंडिंग एटम कितने होंगे, हाइड्रोजन दोनों काउंट होंगे क्योंकि वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो कितना आ गया 4। 4 का ज्योमेट्री होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी ज्योमेट्री क्या कहोगे, टेट्राहेड्रल। लेकिन ये टेट्राहेड्रल तब संभव था जब केवल बॉन्ड पेयर होता है। स्ट्रक्चर बना के हम देखते हैं कि क्या केवल बॉन्ड पेयर है या नहीं। तो सेंट्रल एटम कौन है जी मेरा, ऑक्सीजन। टेट्राहेड्रल कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ठीक। अब आप हाइड्रोजन लिखिए, 1 2, बस 2 ही आइटम है ना, तो बाकी जगह कौन होंगे बोलो, लोन पेयर होंगे, तो लोन पेयर लिख दो, यहाँ पे भी लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करने के लिए मैं समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। एक बात बताओ, ये सब तो भाग लिया नहीं, नहीं ना, यही दोनों ने भाग लिया, तो ये दोनों कैसा दिख रहा है आपको, एंगुलर या बेंड दिख रहा है, फिर से वही स्ट्रक्चर आ गया, तो इसका शेप कैसा होगा, वाटर का एक्चुअल शेप होता है एंगुलर या बेंड। 10th क्लास में जो आप पढ़े थे स्ट्रक्चर ये वाला लीनियर, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखो ये लोन पेयर फ्री है, इधर से रिपेल करेगा इधर से रिपेल करेगा, क्या स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आपको दोनों तरफ से कोई हमेशा धक्का दे रहा है, बीच में बैठे हो तो स्टेबल फील करोगे क्या, नहीं। इसीलिए इसको एक तरफ कर देते हैं और ये थोड़ा सा अपने आप को बेंड कर लेता है ताकि रिपल्सन कम हो और जिससे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। और हर मॉलिक्यूल क्या चाहता है, स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए। जितना H है उतना बॉन्ड पे 5 दिशा में बनेंगे, ठीक है। तो देखिए H का वैल्यू 5, तो बताइए इस केस में हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d1। इस केस में ज्योमेट्री कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर मैं बॉन्ड पेयर की संख्या पूछूं तो आप जानते हैं इसमें 5 होंगे, नहीं ऐसा कुछ सेंट्रल एटम रहेगा, ये 5 लोगों से जुड़ा रहेगा, एक ट्रायंगल के फॉर्म में 3 और एक टॉप और एक बॉटम, ये तो पहले से पता है। तो ये एक्चुअल से तब संभव है जब केवल बॉन्ड पेयर, अगर लोन पेयर हुआ तो क्या हुआ, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस लिखो, फर्स्ट केस जब हम बोले H की वैल्यू बॉन्ड पेयर कितना करेंगे जी, 5 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक घटा दो तो कितने बॉन्ड पेयर बचे, 4, और एक क्या कर दिया मैंने, लोन पेयर। इसके लिए एग्जांपल मैं देता हूं XeOF2, ठीक है, XeOF2। तो बताइए इस केस में XeO2F2 कर लो, ठीक है, और निकालो इसका हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडेशन क्या आएगा जी इसका, बताइए, हाफ। एस की वैल्यू कितनी होगी आप बताओ, सेंट्रल एटम इसमें कौन होगा, जेनॉन। जेनॉन की संख्या कम है, ये दोनों 2-2 हैं, ठीक है, जेनॉन सेंट्रल एटम, और ये बिगर जो साइज में होता है वो भी होता है। चलिए और सराउंडिंग एटम बताइए कौन, ऑक्सीजन काउंट करना है, नहीं, फ्लोरीन, यस, कितने हो जाएंगे 2। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, आप जानते हो ना, जेनॉन का नोबेल गैस है, नोबेल गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लेंगे, और ये 0 कितना आ जाएगा जी 5। 5 का क्या लिखोगे हाइब्रिडेशन, sp3d1। ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बनाइए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या आएगा, एक ट्रायंगल बना लो और क्या। तो ये रहा मेरा जेनॉन और ये रहे कुछ 5 इसमें सराउंडिंग जुड़ेंगे। अब बात आता है कि मेरे पास एक लोन पेयर है, मैं तुमसे पूछूं, इसमें देखो इसमें इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें लोन पेयर रखने के लिए 2 पोजीशन है, एक तो इक्वेटोरियल 120 डिग्री वाला और एक एक्सियल 90 डिग्री वाला। तो कहाँ रखना चाहिए हमें लोन पेयर, तुम्हें हिसाब से, हाँ डिस्टेंस जहां ज्यादा हो, क्योंकि आपको पता है ना लोन पेयर वाला रिपल्सन ज्यादा करता है, तो उसको एकदम दूर रखो। जो तुम्हारा दुश्मन रहेगा उसको एकदम दूर नहीं रखते हो लिस्ट से, उसके जिस घर में वो रहता है उस घर में रहते नहीं, यही ना करते हो। तो भाई यहां से उससे जितना डिस्टेंस बना लो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन करता है, इसलिए उसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे, और मैक्सिमम डिस्टेंस इस केस में ये होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो लोन पेयर यहाँ रख देते हैं, वो लोग इधर क्या नहीं रखे, रख सकते हैं भाई, लेकिन इधर ढकेंगे तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा, तो इधर रख लेते हैं, ठीक है। इधर हम एटम रख लेते हैं, क्योंकि एटम कितने हैं मेरे पास, 4 एटम कौन कौन है जी, एक ऑक्सीजन है, दूसरा भी ऑक्सीजन है, और 2 कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन। एक बात बताओ, फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, तो 2 बॉन्ड लगा दो, ठीक। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा विजुअलाइज करो तो ये कैसा दिख रहा है, ऊपर लोन पेयर है,
दोनों साइड ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड पेयर में है और ये स्ट्रक्चर ऐसा है, फ्लोरीन फ्लोरीन। इस स्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट है, सी100 बोलते हैं, सी100 है ना। एग्जाम में ये आता है, लिख लो, जेईई मेन में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, टिक करो, ठीक है, टिक कर लो। तो देखिए इस केस में सेंट्रल एटम कौन होगा, अगला हमने लिया 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो क्लोरीन हो गया सेंट्रल एटम। सराउंडिंग कितने हैं, 3। और बताइए सेंट्रल एटम कौन है मेरा, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। कोई चार्ज है क्या, नहीं, 5। तो क्या आ जाएगा, sp3d1। और फिर से आ गया ज्योमेट्री कैसा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं इसका ज्योमेट्री। आप पता है एक ट्राइगोनल बनाओगे, ऐसा बना लिया, और सेंटर में किसको रखोगे, सॉरी ये ट्रायंगल बनाना है ना, ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लिया हमने, और सेंटर में किसको रखा, क्लोरीन को। और बताइए इस बार मेरे पास कितने सराउंडिंग एटम है, 3, यानी हम 3 ही पोजीशन यूज कर सकते हैं जी। तो 2, यानी आप समझो ना, 5 में 3 यूज किए तो 2 क्या बच गए, लोन पेयर। आप बताओ 2 लोन पेयर रखना है, कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल या एक्सियल, एक्सियल, क्योंकि डिस्टेंस इसमें ज्यादा है। अब 2 को हाइड करना है तो मुझे कहाँ रखना चाहिए, यहाँ नहीं ना, दोनों इधर रखेंगे तो हाइड करने में आसानी होगा, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। आया समझ में। और फ्लोरीन कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, कोई दिक्कत। अच्छा ये ज्योमेट्री कैसा दिख रहा है, देखो मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। ये फ्लोरीन ऐसा है, ऐसा ही था ना जी, इसको थोड़ा घुमा दिया मैंने ताकि आपको विजुलाइज हो जाए। तो देखिए यही पॉइंट्स ना मिलाओगे तो ये एक क्या दिखेगा, ट्रायंगल के जैसा दिखेगा। आपको पता है रूल क्या है जी, हाइड द लोन पेयर। लोन पेयर को जैसे ही हाइड किया, ये इंग्लिश का एक अल्फाबेट दिख रहा है, बॉन्ड को देखो तो कैसा दिख रहा है, टी दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है, टी की तरह दिख रहा है, केवल बॉन्ड को काउंट करना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर कैसा बना देगा, टी शेप। अब आपको टी शेप यहाँ भी दिख रहा होगा, खाली ऐसे दिख रहा है, ये इधर ये इधर, कुछ इस तरह का दिख रहा है ना। तो यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या कहोगे, टी शेप। तो इस केस में ज्योमेट्री क्या होती है, टी शेप। अब बोलो ये ज्योमेट्री ड्रॉ कर लिया, ये ज्योमेट्री नहीं एक्चुअल शेप है, और एक्चुअल शेप ड्रॉ कर लिया, तो एक्चुअल शेप ड्रॉ करने के बाद ये आप नहीं बता सकते हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर आर प्रेजेंट इन अ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम पे कितने लोन पेयर होंगे जी, नहीं बता सकते नंबर ऑफ लोन पेयर इन क्लोरीन एटम, सो 2। तो ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है। तो ज्योमेट्री ड्रॉ करके, एक्चुअल शेप ड्रॉ करके आप सब बता सकते हो, ठीक है। और ये शेप तो एक्चुअल दिख ही रहा है, ये वो खाली ध्यान रखना, ये सीसॉ वाला, बाकी ये तो दिख ही रहा है ना, क्लियर। तो ये लिख लीजिए, और हम लोग थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस कौन होगा बताइए, हाँ 2 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना होगा, 3 लोन पेयर, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसके लिए अब मैं ये सब भूल जाओ कि क्या होगा, कैसे एक्चुअल शेप निकलेगा, आपको तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। और मान लिया मैंने एक क्वेश्चन दिया जो एग्जाम में ये आईआईटी जेईई में 3 बार पूछा है, 3 बार क्वेश्चन क्या क्या पूछा मैं तीनों बताऊंगा। लेकिन पहले तो आप इसका क्या ड्रॉ करो, पहले हाइब्रिडेशन फाइंड करो जिससे ज्योमेट्री निकल जाए, और ज्योमेट्री के बाद एक्चुअल शेप ड्रॉ करेंगे जिसमें लोन पेयर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आप ड्रॉ कीजिए, तो इसका एच का वैल्यू क्या आएगा, पहले तो आप प्रोसेस से चलिए, वो लिख लो और ये ड्रॉ कर लो, टी शेप। एक बात बताओ, इसमें 3 कितने आयोडीन है, 3। तो एक आयोडीन को हम सेंटर में रखेंगे तो बाकी कहाँ रहेंगे, सराउंडिंग में। एक को आप सेंट्रल मान लो तो बाकी को क्या मानोगे, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग कितने होंगे, 2। एक तो सेंट्रल ही न रहेगा जी, जैसे आप 3 भाई लोग हो तो एगो को बीच में रखे फोटो खींचने में नहीं रहते हो, तो बाकी हम पूछेंगे सराउंडिंग में कितने लोग रहेंगे, 2। तो वही चीज है, यहाँ पे तीनों भाई मतलब है, तो यहाँ पे तीनों आयोडीन आइटम है, तो सराउंडिंग में कितने बचेंगे, 2। और वैलेंस, अब जो सेंटर में है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो होगा जी, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आयोडीन का, पता ही है 7, ठीक है। और इस पे मॉलिक्यूल पे यहाँ पे Q का वैल्यू दिया है, Q क्या है जी, -1। तो पहले से एक माइनस था और -1, टोटल जोड़ो कितना आ जाएगा, 9 1 10, 10/2 आएगा, 5 आएगा, sp3d1 आएगा, और ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इस ज्योमेट्री को हम ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कैसा आता है। तो आप बताइए, ड्रॉ किया आपने एक ट्रायंगल, आयोडीन को कहाँ रखेंगे जी, सेंटर में,
और सराउंडिंग में किसको रखेंगे। ठीक है, आपके पास दो एटम है तो दोनों एटम को यहां रख लो, क्योंकि पता है लोन पेयर ही इक्वेटोरियल पे रखते हैं। लोन पेयर कितने हैं बोलो, कितने हैं लोन पेयर? 3। तो 1 2 3, ये तीनों लोन पेयर रखने के बाद लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, तो लोन पेयर नहीं काउंट करिए। कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, लीनियर शेप। तो एक तो एग्जाम में यही पूछा आपका जेईई मेन में कि I3 माइनस का स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा, तो क्या बोलोगे, एक्चुअल शेप लीनियर। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ I3 माइनस, सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर है, तो क्या आंसर दोगे, 3, है ना। और एक बार और एग्जाम में यही पूछा कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 प्लस, ये पूछा था कि I3 प्लस पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे। क्वेश्चन बैंक में ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ ही रहे हो I3 प्लस पे नहीं निकाल सकते लोन पेयर, तो ये आपका HW है, घर से कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मेरे को, बता देंगे। ठीक है, क्योंकि ये खत्म करना है, ये हो गया लास्ट। अब लास्ट कौन है बताइए, वो लिख लो क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट हो गया, कौन सा सेक्शन, H का वैल्यू जब 5 हो तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा H का, बोलिए 6। तो H की वैल्यू हम 6 लेते हैं, यानी फोर्थ केस कर रहे हैं इस बार। H की वैल्यू 6, और इस केस में हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp(d3), और इस केस में ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ही याद रखो, स्क्वायर बाई पिरामिडल तो आपको याद रहबे करता है, तो ऑक्टाहेड्रल याद रखो। हम पूछेंगे इसमें कितने बॉन्ड पेयर होंगे जी, तो 6 बॉन्ड पेयर होते हैं। कितने, 6 नहीं होता है, एक स्क्वायर बनाया, सल्फर को सेंट्रल एटम को बीच में रखा, और 6 को बॉन्ड पेयर नहीं आ रहा था, 4 को ऐसे, एक टॉप और एक बॉटम। ये हुआ ज्योमेट्री जब सारे बॉन्ड पेयर हो। लेकिन जैसे जैसे लोन पेयर आने लगेंगे एक्चुअल शेप में चेंज आएगा, तो चलिए वो चेंज क्या आता है देखते हैं। फर्स्ट केस, इसमें दो ही केस है। फर्स्ट केस, आपको जब 5 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर कितना हो जाए, एक लोन पेयर। अच्छा, ये सब का चिंता आपको नहीं करना, कितना लोन पेयर बन रहा है, कितना बॉन्ड पेयर बन रहा है, वो तो क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने आप दिखने लगेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि ClF5, ये क्वेश्चन दिया गया, अब बोला ड्रॉ द एक्चुअल शेप ऑफ ClF5। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है, एक्चुअल शेप। आप जानते हो कि भाई पहले तो हमको इसका ज्योमेट्री ना पता करना पड़ेगा, और ज्योमेट्री का पता करने के लिए क्या निकालेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड, उसके बाद आप उसका एक्चुअल शेप बताइएगा। और एक्चुअल शेप जब आप ड्रॉ करोगे ना, आपको खुद पता चलेगा कितना लोन पेयर होगा। ठीक है, तो जल्दी से ड्रॉ कीजिए इसको। हाँ देखिए, हाफ सेंट्रल एटम कौन जी, क्लोरीन। तो सराउंडिंग कितने हैं मेरे पास, फ्लोरीन 5 है, तो 5, इसका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन का, ये तो आपको पता ही है। तो क्या आ जाएगा 6, और 6 का ज्योमेट्री आप क्या जानते हो, sp3d2, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है उसको स्क्वायर बाई पिरामिडल ऐसे नहीं कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं, और सेंटर में किसको रखेंगे, क्लोरीन को रखेंगे। अब इस केस में लोन पेयर कहीं भी रख सकते हो, क्यों, क्योंकि सारे एंगल कितने पे है, 90 डिग्री पे, तो आपको जहां मने वहां रख दीजिए। लेकिन फिर भी हाइड करने में आसानी हो इसलिए हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, नहीं हाइड हो गया आसानी से, बाकी सब कुछ दिख रहा है। बताइए फ्लोरीन सब पुट कीजिएगा तो कैसा दिख रहा है बताइए तो। देखो ये एक स्क्वायर दिख रहा है, और अगर इसको थोड़ा ऐसे मिला दें तो पिरामिडल दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक ही पिरामिडल है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें 2 पिरामिड बनते थे, यहाँ पे एक ही पिरामिड बन रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको कोई चिंता करना है जी कि कितना लोन पेयर बनेगा, वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो अपने आप मिल जाएगा। तो स्क्वायर पिरामिडल इसका क्या है, एक्चुअल शेप है, और ज्योमेट्री इसकी क्या है, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल यानी। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। कभी कभी ये भी पूछेगा तो इसे ध्यान रखना कि कौन क्या है। ठीक है, चलिए लास्ट, इसमें दूसरा केस, लास्ट केस ये बनता है, जब आपका बॉन्ड पेयर कितने हो, 4, और लोन पेयर कितने हो, 2, तो ये बनेगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, लिखिए क्वेश्चन। SF4 इसका ड्रॉ कीजिए, फाइंड कीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, पहले तो फाइंड करो, 6 ही आएगा, देख लो अब चेक करो।
देखिए एस की वैल्यू कितनी है, ये सेंट्रल एटम, ये क्या मेरा सराउंडिंग, सराउंडिंग कितने हो गए 4 प्लस सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, सल्फर का 6 होता है ना, और 0 कितना आ जाएगा जी 5। अच्छा 5 दे दिया, सॉरी सॉरी, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये क्वेश्चन चेंज करो जी, 5 नहीं होगा, ये जेनॉन कर लो, जेनॉन कर लीजिए यहाँ पे, चलो ठीक, आप सुधार कीजिए, जेनॉन से आ जाएगा, ठीक है, ये कंफ्यूजन हो रहा था, चलो ठीक। तो 4 प्लस जेनॉन का सेंट्रल एटम कितना 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 6, और इस केस में sp3d2, ज्योमेट्री कैसा होगा वही स्क्वायर बाई पिरामिडल, लेकिन एक्चुअल शेप यही होगा क्या, ये तब सही होता जब केवल बॉन्ड पेयर होते। हम ड्रॉ करके देखेंगे, देखिए स्क्वायर आपने ड्रॉ किया, जेनॉन को सेंट्रल एटम रखा बीच में रखे, और एक टॉप और एक बॉटम। अब बताइए हमको 2 लोन पेयर हैं, कहाँ रखना चाहिए हमको, एटम सब स्क्वायर पे रखना, लो 2 लोन पेयर यहाँ रख लो, लोन पेयर को क्या कर दे ढक दे, ये कैसा दिख रहा है देखो तो जरा से, इधर देखो कैसा दिख रहा है, दोनों हटा दिया तो एक स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो इसका एक्चुअल शेप क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। बोलिए कोई दिक्कत। अब सुनिए एक बात, शॉर्ट ट्रिक सुनिए, इसको इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कैसे देखो ध्यान से। एक बात बताओ, जेनॉन का तुमको सेंट्रल इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पता है, 8 है, और उसमें फ्लोरीन कितने 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो घट गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 4, लोन पेयर कितने होंगे 2 लोन पेयर नहीं होंगे, बोले बात समझ में आ गया, तो आपको निकल गया ना कि इसमें 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, बना लीजिए स्ट्रक्चर दिख जाएगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो लोन पेयर कितना होगा, जैसे कोई पूछता कि इसमें लोन पेयर कितना होगा ClF5 में, देखिए डायरेक्ट आप बता सकते हो, देखो सेंट्रल एटम में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, और कितने बॉन्ड बना रहे हैं 5 घटा दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो पेयर कितना एक गुना, तो 1 लोन पेयर होगा, देखो वही तो आ रहा है, 1 लोन पेयर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आप देख के कहते ना कुछ सेकंड में कोई क्वेश्चन का आंसर देना है तो दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से आप दे सकते हो, जैसे I3 प्लस का मैंने दिया था ना, आप इसे बना सकते हो, विद इन सेकंड बता सकते हो। भाई आयोडीन यहाँ सेंट्रल एटम है कि नहीं है, कौन है सेंट्रल एटम आयोडीन, तो बताइए आयोडीन, पहले आप माइनस वाला किया ना, तो वही वाला ट्राई करते हैं, चलो ठीक, आयोडीन है सेंट्रल एटम, कौन आयोडीन 7, फिर सराउंडिंग एटम में कितने आयोडीन बचेंगे 2 गो, तो 2 बॉन्ड बचेगा, तो कितने बचे 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज क्या बता रहा है 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बोलो गेन हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, तो कितने लोन पेयर 3 लोन पेयर होंगे, देखो उस क्वेश्चन में 3 लोन पेयर नहीं आ रहा था, उसी तरह से I3 प्लस पे तुम ट्राई करो तो कर सकते हो ना, जरा खुद से ट्राई करो, बताओ कितने लोन पेयर होंगे बिना ड्रॉ किए, बताओ, है ना। हालांकि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप बिना ड्रॉ करके बताइए, वो तो एग्जाम में आप टाइम लेके बना सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि आयोडीन इज द सेंट्रल एटम, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, एगो पहले ही चला गया, घट गया ना एगो, तो बचा 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बॉन्ड कितने बना रहे हैं, एक आयोडीन तो अपने हैं, तो 2 और आयोडीन होगा सराउंडिंग में, एगो इधर जो भी हो कैसे बने, तो एगो 2 इधर घट गया, तो कितना बचा 4, तो लोन पेयर कितने 2, इस क्वेश्चन में 2 आएगा आंसर, बना सकते हो ना, जब मन करे जैसे ही उसको सेंट्रल एटम को देख के हो, और जितना बॉन्ड बन रहा है उतना घटा दीजिए, अब डायरेक्ट बता दोगे ज्योमेट्री कैसा आने वाला, बोलिए कोई दिक्कत, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे ना आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसा भी क्वेश्चन आए आप बना सकते हो स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कोई बोल दे कि HCF2 का बनाइए, तो नहीं बन जाएगा आपसे, हाँ डायरेक्ट करो, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 2 को बॉन्ड बनाने में जाएंगे, तो बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना लोन पेयर 3 लोन पेयर, आया समझ में, तो 3 लोन पेयर 2 को बॉन्ड पेयर मतलब 5, ये किसका ज्योमेट्री कैसा बनेगा, हाँ sp3d1 यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब चाहो तो इसको ड्रॉ करके देखो कैसा आ रहा है शेप, देखो तो शेप कैसे आ रहा है, लीनियर आ रहा है, देखो तो चेक करो, 2 मिनट में रिकॉल करते हैं चैप्टर को। हाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखिए सबसे पहले लुईस डॉटर स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बताता है, बनता कैसे भाई, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन बताता है, वैलेंस बॉन्ड
थ्योरी। कैसे बताता है? बोलता है एनर्जी घटता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी जिसका कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। भाई ये कैसे घटेगा? अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, ठीक है, वो आप देख लेना। और आज हमने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बतलाता है? केवल मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बताता है, लेकिन ये किसके लिए केवल वैलिड है? जब केवल मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर हो। लेकिन बॉन्ड पेयर के साथ अगर लोन पेयर आ जाए तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसमें क्या होगा? बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर भी आएंगे और ये आपका एक्चुअल शेप देगा, लेकिन प्रोसेस तो वही सेम है, ज्योमेट्री निकाल के ही बताओगे। बस लोन पेयर को हाइड कर दो, आपको एक्चुअल शेप मिल जाएगा। तो यही है ये टॉपिक। डाइपोल मोमेंट आप पढ़े ही हो। इस पे कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं होमवर्क, जो आप बनाना घर पे। लिखिए होमवर्क ऑफ एविएशन, आप लिखते जाओ। ClO3 माइनस, ClO4 माइनस और HCl4, HCF क्लोरीन, हाँ, IF4 प्लस IF2 माइनस IF4 2 प्लस कर लो, ठीक है, BrF5, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस वाले मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। देखो एग्जाम में आपसे केवल ऐसा भी पूछ सकता है कि इसका हाइब्रिडेशन केवल बताओ, तो पूरा ड्रॉ करने की नहीं जरूरत है, H की वैल्यू निकाल लेना और sp3 sp2 जो भी आएगा वो आप बता दीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही दिया था जब प्रॉब्लम करवा रहा था, वो बना लीजिएगा और ये कुछ 4-5 बना लीजिए, काफी है, इतना काफी है। इसमें दोनों तरह के क्वेश्चन मिक्सअप हैं, आपके वैलेंस मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले भी और कुछ बॉन्ड पेयर के भी केवल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन से इसका या तो ज्योमेट्री बता सकते हो, अगर लोन पेयर हुआ तो उसका एक्चुअल शेप बता सकते हो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया चैप्टर खत्म? ठीक है।